ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मीडिया कॉन्क्लेव, जन टीवी, सफलता के 8 साल। और एक और शख्सियत हमारे साथ में जुड़ रहे हैं, राजनीति के दिग्गज और केंद्र सरकार के काबीना मंत्री गजेंद्र सिंह जी शेखावत साहब। गजेंद्र सिंह जी, जन टीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपने हमारी रिक्वेस्ट स्वीकार की, बहुत ही शॉर्ट टाइम पे हमने आपसे गुजारिश की और आपने उसे स्वीकार किया। ये आपका बहुत बड़प्पन है जन टीवी परिवार के प्रति। हम आपसे चाहेंगे कि जन टीवी के दर्शक और जन टीवी परिवार जो आपसे जुड़ा हुआ है इस वक्त, आप उनके लिए आशीर्वचन कहें, फिर अपनी बात। महत्वपूर्ण मंत्रालय आपके पास में है, केंद्र सरकार ने बड़ी जिम्मेदारी मोदी जी ने आपके कंधों पे दी है, उन्होंने आप पे भरोसा किया है। उसको लेकर के मिशन क्या कर रहा है अभी कोविड-19 के इसी दरमियान, तो मैं दोनों बातों को लेकर के आपसे गुजारिश करूंगा कि आप उस पर चर्चा करें। नमस्कार योगेंद्र जी। जी, हम आशीर्वचन के रूप में चाहते हैं कि जन टीवी 8 साल पूरे कर चुका है। जन टीवी को और जन टीवी के सारे दर्शकों को आज इस 8वीं एनिवर्सरी पर मैं बहुत सारी बधाई देना चाहता हूं और मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि जन टीवी जिस तरह से एक पत्रकारिता में पवित्रता बनाए रखते हुए सही समाचार को जो है सही रूप में दर्शकों तक पहुंचाने के लिए काम कर रहा है, इस अभियान में लगातार बना रहे, चलता रहे और आने वाले समय में ये प्रदेश की सीमाओं को छोड़ करके पूरे देश और दुनिया में सब जगह जन टीवी पहुंचे, ऐसी जो है असीम हृदय की गहराई से मैं सब जो शुभकामनाएं देना चाहता हूं। जी, थैंक यू सर। मेरा एक सवाल आपसे यह है, मैं पहले जानना चाहूंगा आपके विचार। बड़ा महत्वपूर्ण विभाग, आपके मैनिफेस्टो में यह था कि जल शक्ति मंत्रालय का गठन किया जाएगा। प्रधानमंत्री जी अपनी सभाओं में कई बार कहा कि जनता के बीच जो जल समस्या है हम उसका निराकरण करने की कोशिश करेंगे। पहले कार्यकाल में भी काफी उस पर प्रयास किया गया, नदियों को जोड़ने की कोशिश की गई, उसके लिए फंड भी रखा, मंत्रालय अलग बनाया गया, लेकिन उससे 2 कदम आगे बढ़ के जल शक्ति मंत्रालय बना दिया गया और उसकी जिम्मेदारी आपको दी गई। इसी बीच कोविड-19 जो अभी जिसकी जद में पूरी दुनिया इस वक्त जकड़ी हुई है। जी, आपकी आवाज बहुत कट रही है, पता नहीं क्यों। जी सर, मेरा सवाल यह है कि कोविड-19 के बीच ही आपको अपने विभाग की जिम्मेदारी निभानी है और मोदी साहब का एक विजन है, जिस मिशन को आपको पूरा करना है, आपके कंधों पर यह जिम्मेदारी दी गई है। तो अभी विभाग कहां तक पहुंचा, क्या कुछ कर रहा है? देखिए, मैं जितना इस डिस्टर्ब्ड आवाज में आपके प्रश्न को समझ पाया हूं उसके अनुसार मैं अपना उत्तर इसका देना चाहता हूं। जी, हो सकता है शायद कुछ विषय छूट जाए तो आप मुझे वापस पूछ सकते हैं। जी जी। तो ये जल हमारे जीवन का आधार है। देश में जल को जगदीश मानने की परंपरा थी, लेकिन ये भी दूसरी तरफ सत्य है कि देश की 65% जल की आपूर्ति आज भी भूगर्भ के जल से होती है और भूगर्भ के जल संसाधन लगातार सिकुड़ते सिमटते जा रहे हैं अत्यधिक दबाव और दोहन होने के कारण से। दुनिया का कुल मिलाकर के जितना भूगर्भ से जल निकाला जाता है 25% केवल हम हिंदुस्तान में निकालते हैं। अमेरिका और चाइना दोनों मिलकर के जितना जमीन से पानी निकालते हैं उसका 1.5 गुना पानी हम अकेले निकालते हैं। तो निश्चित रूप से हमारे जल संसाधन दबाव में। दूसरी तरफ परिस्थिति यह है कि 70 साल तक लगातार सभी सरकारों ने अपने अनुसार अपने अपनी क्षमता और जो है मोटिवेशन लेवल के अनुसार प्रयास किया होगा। राज्यों की सरकारों ने भी किया होगा, केंद्र की सरकारों ने भी जब पिछले 70 साल में किया होगा, लेकिन देश की केवल 18% आबादी तक ही पीने का पानी नल के माध्यम से पहुंचता था। बाकी बची हुई ग्रामीण 82% ग्रामीण आबादी तक में आज भी महिला को जो है वो पीने का पानी लेने के लिए घर से बाहर 100 मीटर, 200 मीटर, 500 मीटर और पश्चिमी राजस्थान में तो 5-5, 10-10 किलोमीटर तक जाना पड़ता था। माननीय प्रधानमंत्री जी ने पिछले कालखंड में साधारण मानवीय के जीवन में परिवर्तन लाने के निमित्त अनेक निर्णय किए और सफलतापूर्वक उन सबको पूरा भी किया। लक्ष्य निर्धारित किया था कि हर घर में बैंक का खाता हो, पूरा किया गया। लक्ष्य निर्धारित किया गया था कि प्रत्येक गरीब को आवास मिले, उस दिशा में आगे बढ़े। प्रत्येक गरीब को गैस का चूल्हा मिले, 8 करोड़ लोगों को मिला। प्रत्येक घर में शौचालय बने,
2030 के लिए जो यूनाइटेड नेशंस ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का लक्ष्य रखा था, हमने 2019 में पूरा किया। लगभग 11 करोड़ शौचालय बनाए, हर गांव तक बिजली पहुंचे, हर घर तक बिजली पहुंचे। हम लगभग उसको सफल करने में गांव तक 100% और हर घर तक पहुंचने में कामयाब हुए। साधारण मानवी के जीवन में परिवर्तन लाने के दृष्टिकोण से काम किया, और मुझे लगता है कि उसका सबसे ज्यादा प्रभाव अगर किसी के जीवन में पड़ा तो महिलाओं के जीवन में पड़ा। महिलाओं को सशक्त बनाने, महिलाओं के जीवन में परिवर्तन लाने, उनकी ड्रेजरी को कम करने की दिशा में जितने काम किए गए थे, इनके बाद में अगर कोई एक महत्वपूर्ण काम उनके जीवन में शेष रहता था, वो था कि उनको घर में पीने का शुद्ध जल मिल सके। और प्रधानमंत्री जी ने इस संकल्प के साथ में कि हम 2024 तक प्रत्येक घर तक पीने का पानी नल के माध्यम से शुद्ध जल पहुंचाएंगे, ये मिशन प्रारंभ किया। और क्योंकि जल अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है, इसलिए जल से जुड़े हुए विभिन्न जो उसके एस्पेक्ट्स हैं और जो अलग अलग मंत्रालयों में डिसाइड किए जाते थे, लगभग 3 मंत्रालयों के 8 से 9 विभाग जो हैं अलग अलग इस विषय को डील करते थे। अर्बन वाटर कोई और मंत्रालय देखता था, रूरल ड्रिंकिंग वाटर कोई और देखता था, वाटर रिसोर्सेज कहीं और था, भूगर्भ जल के अध्ययन करना किसी और मंत्रालय में था, देश की गंगा जो है वो गंगा रिजुविनेशन मंत्रालय देखता था, तो बाकी सारी नदियां जो है MOEF में थी, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट्री, वो NRCD देखती थी। और भूगर्भ के जल के पुनर्भरण का काम कहीं लैंड रिसोर्सेज मिनिस्ट्री में होता था। अनेक वाटरशेड का काम, हर जो एस्पेक्ट को कहीं न कहीं किसी न किसी अन्य विभाग में 8-9 छत के नीचे इसका पॉलिसी डिसीजन होता था। प्रधानमंत्री जी ने यह तय किया कि इस महत्वपूर्ण विभाग को होलिस्टिक व्यू में देखने की आवश्यकता है, और इसके लिए जल शक्ति मंत्रालय का गठन किया। और इसके साथ ही पिछले स्वतंत्रता दिवस के दिन देश को संबोधित करते हुए उन्होंने लक्ष्य देश के सामने रखा कि हम 2024 तक देश के हर घर तक पीने का पानी पहुंचाएंगे। इस बीच में ये कोविड की चुनौती आई है। हमने राज्यों से सतत संपर्क करके उनके साथ में आग्रह करके इस काम में किसी तरह से ये कोविड की चुनौती बाधा न बने, इस दृष्टिकोण से आग्रह किया, बार बार उनसे बातचीत की। लेकिन मैं ये मानता हूं, इसको मैं दूसरे दृष्टिकोण से देखता हूं। देखिए, जब कभी भी इस तरह की परिस्थिति आती है, इकोनॉमी डाउनवर्ड ट्रेंड के साथ में काम करती है। आज तो मैं अभिनंदन करना चाहता हूं और देश का पूरा व्यावसायिक व्यापारिक जगत और पूरा देश इस बात के लिए धन्यवाद दे रहा है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक ऐतिहासिक कदम, अभूतपूर्व साहसिक कदम देश को सेल्फ रिजिलियंट बनाने के लिए, आत्मनिर्भर बनाने के लिए इस 20 लाख करोड़ के पैकेज के माध्यम से लिया है, जिसकी रूपरेखा आज सबके सामने रखी गई। लेकिन मैं ये मानता हूं कि इसके साथ साथ में सरकार जो 100 लाख करोड़ रुपए की इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन पे काम कर रही है, जिसमें ये जल जीवन मिशन भी एक है कि हम लगभग जो है 3.5 लाख करोड़ रुपए इन्फ्यूज करेंगे। तो अब सरकार जो इंफ्रास्ट्रक्चर में काम करेगी, विशेष रूप से जो ड्रिंकिंग वाटर में काम करेगी, ये हर गांव में, कल्पना कीजिए हर गांव में हर घर तक पानी पहुंचेगा। कितने पाइप की आवश्यकता होगी, कितने मैसन्स की आवश्यकता होगी, कितनी सीमेंट की आवश्यकता होगी, टंकी बनाने के लिए सरिया, सीमेंट, लोहा, लेबर, ये सब की आवश्यकता होगी। कल कारखाने चलेंगे, पाइप बनाने वाले चलेंगे, नल बनाने वाले चलेंगे। इसके अतिरिक्त जो है जो खुद पाइप खोद करके मजदूर काम करेगा। सर मेरा एक सवाल है 2024 का एक लक्ष्य लेकर के आप चल रहे हैं। योजना कोई भी हो उसका लक्ष्य जरूर होना चाहिए, और लक्ष्य लेके जो आप चल रहे हैं 2024 का, आप उसमें सफल हो, हम शुभकामनाएं देते हैं आपको। लेकिन इसी बीच मेरा एक सवाल होगा, नदियों को जोड़ने का क्रम जो शुरू हुआ अटल बिहारी वाजपेयी जी के वक्त से, या उससे पहले भी कई बार इस तरह की चर्चाएं आई, अब आपके पास में यह विभाग है, नदियों को जोड़ने का जो क्रम था वो कहां तक आगे बढ़ पा रहा है? उसके अलावा स्टेट्स के बीच जो वाटर डिस्प्यूट है उसको लेकर के आप क्या कहेंगे? उसे कैसे दूर किया जाएगा जो वर्षों से स्टैंड कर रहा है? क्योंकि दोनों विषय मुझे लगता है कि एक दूसरे से अलग अलग भी है और एक दूसरे से जुड़े हुए भी हैं। जी, हमारी संविधान प्रदत्त व्यवस्था के अनुसार जल राज्यों का विषय है, और राज्यों का विषय होने के कारण से प्राथमिक रूप से इन सारी व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी राज्य की बनती है। लेकिन क्योंकि साथ ही साथ में अंतर्राज्यीय नदियां जो लगभग देश के 92% बेसिन है, उनमें राज्यों के बीच में विवाद होने की स्थिति में भारत सरकार अपना रोल प्ले कर सकती है, और उस कानून के तहत बनाए गए ट्राइब्यूनल्स के माध्यम से उसका निर्णय हो सकता है। ट्राइब्यूनल्स बने,
और देश में अब तक जो ट्राइब्यूनल्स बने हैं उन ट्राइब्यूनल्स ने जो है 10 साल से लेकर के 32 साल तक, आज 32 साल पूरे हो जाने के बाद में भी ट्रिब्यूनल अपना फैसला नहीं कर पाया, वो फैसला पेंडिंग है। ये इस गति से देश आगे नहीं चल सकता। माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हम एक बिल लेकर के आए और हमने इस कानून में संशोधन करने के लिए उस बिल को लोकसभा में प्रस्तुत किया, पारित करवाया कि तय सीमा में ऐसे फैसले होने चाहिए ताकि ऐसे जो है विवाद ज्यादा लंबे न चले। राज्यसभा में उसका फैसला होना बाकी है, अगले सत्र में राज्यसभा में भी इसको पारित करवाएंगे ताकि आने वाले समय में इन डिस्प्यूट्स को जो है टाइम लिमिट के साथ में समाप्त कर सकें और इन नदियों के पानी का बंटवारा होकर के ठीक से जो है वो इस जल संसाधनों का उपयोग किया जा सके। लेकिन फिर भी देश के लगभग 13% हिस्से में हर साल बाढ़ आती है और लगभग 18% हिस्से में हर साल सूखा पड़ता है। भारत जैसे विशाल देश में जहां इतनी जो है वो डाइवर्स ज्योग्राफिकल कंडीशंस हैं, इस ऐसी परिस्थिति में ये आवश्यक है कि हम नदियों को जोड़ें। स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के जमाने में जो टास्क फोर्स बनी थी सुरेश प्रभु जी के चेयरमैनशिप में, उसने काम करना प्रारंभ किया था। हमने उसके बाद में पिछले 5 साल में 31 लिंक डाइट जो है वो आइडेंटिफाई किए जिनको जोड़ करके डेफिसिट बेसिन को सरप्लस बेसिन से पानी दिया जा सकता है। और उस दिशा में हमने काफी काम किया। लगभग उन 31 लिंक्स में से 16 लिंक्स की डीपीआर और प्री फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स कंप्लीट हो गई हैं। 4-5 जो है उनको हमने नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान में इंक्लूड किया है। अब जो टॉप प्रायोरिटी के 4-5 केसेस हैं जिन पे हम लगभग सब काम कर सकते हैं, एनवायरमेंटल क्लियरेंस भी कुछ एक में आ गई है, उन सब में जो शेष रहा है कि राज्यों को अब उसमें अपने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन करने। छोटे छोटे विषयों को लेकर के राज्यों के बीच में अभी मतभेद है, पर मुझे पूरा विश्वास है कि शीघ्र इस दिशा में जो है एक स्वागत योग्य कदम हम उठाने में कामयाब होंगे। बिल्कुल सर, एक सवाल है मेरा। राज्य यह डिमांड कर रहे हैं कि जल मिशन के तहत जो कंट्रीब्यूशन पार्ट है स्टेट एंड यूनियन गवर्नमेंट, उसको बढ़ा दिया गया है, 50-50% कर दिया गया है, कि जबकि 10 और 90% की डिमांड है। मिस्टर कल्ला हमारे साथ जब इसमें जुड़े थे तो उनकी भी यह डिमांड थी। उनका कहना था कि आप राजस्थान से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन देखिए आप संविधान की शपथ लेकर के मुझे नहीं लगता कि किसी राज्य के प्रति किसी तरह का आप बहुत ज्यादा इमोशनल हो पाए या फिर कहें कि कोई लगाव हो। सभी आपके लिए बराबर है। तो योजना जो बन रही चाहिए वो सभी के लिए बनेगी, लेकिन जो पार्ट की जिसकी मैं बात कर रहा हूं 50% स्टेट का होगा कंट्रीब्यूशन, 50% केंद्र का होगा, वह चाहते हैं कि 90 और 10% होना चाहिए। 90% पैसा केंद्र सरकार दे जल मिशन में और 10% राज्य सरकार दे। आपके प्रश्न अत्यंत जो है सराहना करता हूं मैं इस प्रश्न की। मैं आपको पृष्ठभूमि में ले जाना चाहता हूं 2014 की 14th फाइनेंस कमीशन, 14वें वित्त आयोग ने अनुशंसा की थी कि भारत इतना विशाल देश है और विशाल देश होने के साथ साथ में अलग अलग प्रांतों की अपनी अपनी अलग अलग प्रायोरिटीज हैं, अपनी अपनी अलग अलग आवश्यकताएं। राजस्थान की आवश्यकता पेयजल हो सकती है तो उत्तर प्रदेश और बिहार के कुछ हिस्से की प्राथमिकता बाढ़ से बचाव हो सकती है। हर एक हिस्से की अपनी प्राथमिकता, हर एक हिस्से की अपनी आवश्यकता है। देश के नॉर्थ ईस्टर्न प्रांत की अपनी प्राथमिकताएं हैं, इसलिए एक ही लाठी से सबको नहीं आंका जाना चाहिए और राज्यों को अधिक वित्तीय स्वायत्तता दी जानी चाहिए। उनकी अनुशंसा थी। उस अनुशंसा को भारत की सरकार ने, माननीय मोदी जी की सरकार ने, क्योंकि हम कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के सिद्धांत पर काम करते हैं, हमने उसको स्वीकार किया और उसको स्वीकार करने के बाद में डिवोल्यूशन पैटर्न चेंज किया गया। 32% जो राज्यों के केंद्र के रेवेन्यू में जो हिस्सा 32% स्टेट्स को जाता था, उस डिवोल्यूशन को बढ़ा करके 42% किया गया। 5% स्थानीय प्रशासन के लिए और से अलग से जो है वो ईयर मार्क किया गया ताकि प्रदेश अपनी स्वायत्तता के अनुसार, अपनी आवश्यकता के अनुरूप विकास कर सके, निर्णय कर सके, अपने पैसे को खर्च कर सके। अब वो पैसा राज्यों को मिला और मुझे अत्यंत दुख होता है कहते हुए कि वो मिलने के बाद में राज्यों ने उस पैसे का ठीक से उपयोग नहीं किया, अपनी प्राथमिकताओं के साथ में उपयोग नहीं किया। जल पहली प्राथमिकता हो सकती थी, लेकिन उसमें करने के बजाय हमने अपने पॉलिटिकल स्टेबलाइजेशन या पॉलिटिकल गोल को सिद्ध करने के लिए, फ्रीबीज बांटने के लिए राज्यों ने उसका उपयोग करना प्रारंभ कर दिया। और उसके कारण से, इस वित्तीय अनुशासन को न रखने के कारण से आज ये चुनौती हुई है कि जो केंद्र सरकार 50% पैसा दे रही, अब जल राज्य का विषय है, जल आपूर्ति राज्य का जो है कि जिम्मेदारी है राज्य के सरकारों की,
हम 50% आपको जो है हैंड होल्डिंग करने के लिए पैसा दे रहे हैं, उसके बाद में आप कहते हैं कि नहीं 90% मिलना चाहिए। मैं समझता हूं कि इसमें एक बार आत्मावलोकन करने की आवश्यकता है। जो पैसा 14 फाइनेंस कमीशन के कारण से चेंज हुए डिवोल्यूशन पैटर्न के पास कारण से आपके पास में आ रहा है, उस पैसे का यदि आप इसमें उपयोग करते हैं, आपको अपना वित्तीय अनुशासन तो निश्चित रूप से बनाना ही पड़ेगा, चाहे कोई भी राज्य। मैं किसी राज्य विशेष के परिप्रेक्ष्य में बात नहीं करता, लेकिन जो भी राज्य ये डिमांड करता है, मुझे लगता है कि उसको अपने आचरण का आत्मावलोकन करने की आवश्यकता है। जी चलिए, आपकी एक लिमिट है कि पूरे देश को देखना है, लेकिन मेरा एक सवाल राजस्थान से जुड़ा है। राजस्थान में पानी को लेकर के बड़ी विषम परिस्थितियां हैं। जिस क्षेत्र से आप आते हैं वहां पे भी काफी विकट समस्याएं हैं, तो इसके लिए कुछ अलग से ऐसा प्लान बनाया जा सकता है? क्योंकि विशेष राज्य का प्रावधान खत्म हो चुका है। राज्य को आप विशेष पैकेज जरूर दे सकते हैं जहां ऐसी स्थितियां हैं। तो वाटर मिशन को लेकर के राजस्थान का कुछ खास ख्याल रखा जा रहा है? अलग से कोई पैकेज की बात की जा रही है? बराबर मानते हुए सबको 50% का एलोकेशन उसके लिए किया है, लेकिन राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में मैं अगर आपने पूछा है, इसलिए कहना चाहता हूं कि इसके अतिरिक्त भी जहां पानी की क्वालिटी को लेकर के इश्यूज हैं, राजस्थान में जो है फ्लोराइड, बहुत सारे हिस्से में फ्लोराइड की प्रॉब्लम है, सैलिनिटी की प्रॉब्लम है, उसके लिए हम अलग से इस मिशन के भीतर पैसा देते हैं। लेकिन मुझे अत्यंत दुख होता है ये कहते हुए कि राजस्थान की सरकार आज भी उस पैसे को भी खर्च नहीं कर पाई है, वो भी अनस्पेंट राजस्थान की सरकार के पास में पड़ा है। बिल्कुल, इस बात को लेकर के कई बार सवाल उठते हैं। राज्य सरकार कहती है कि केंद्र मदद नहीं कर रहा, चाहे वो कोरोना का वक्त हो चाहे पहले का हो, लेकिन बीजेपी लगातार ये बात कह रही है कि उस पैसे का हिसाब दिया जाना चाहिए। चलिए खैर, मेरा सर सवाल ये होगा कि कोविड-19 के बीच भी हमारी सियासत कम नहीं हो रही है। पीएम केयर फंड की बात, तो आप कह रहे हैं कि आंदोलन चल चुका है, ये लोग इसमें ज्यादा से ज्यादा जुड़ रहे हैं पीएम केयर्स में, लेकिन कांग्रेस ये कह रही है कि एक बड़ा स्कैम होगा, ये इसकी जांच की जानी चाहिए। कि इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण बात नहीं हो सकती और इससे ज्यादा राजनीति से प्रेरित कोई कदम नहीं हो सकता। मैं तो कल ही की घटना को उद्धृत करना चाहता हूं। मैंने कल भी कुछ मीडिया के मित्रों से संवाद करते हुए ये बात कही थी कि कल जब देश के प्रधानमंत्री ने देश को संबोधित करते हुए कहा और पूरे देश के सामने एक विजन रखा कि हम देश को इस चुनौती को अवसर में बदलने के दृष्टिकोण से काम करते हुए देश को आत्मनिर्भर कराएंगे। देश का जो व्यापारी, व्यवसायी, देश का सामान्य मानवी जो जिस अपेक्षा के साथ में देश की सरकार के तरफ देख रहा था, उससे कहीं बढ़ करके सारी व्यवस्थाओं को संभालने के लिए हमने सहयोग करने के लिए हाथ बढ़ाया। और दुर्भाग्य देखिए और राजनीतिक मजबूरी देखिए कि उस समय में देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी होने का दंभ भरने वाली पार्टी के पूर्व राष्ट्राध्यक्ष ये कह रहे थे कि आज भारत माता रो रही है। मुझे लगता है कि देश के 130 करोड़ लोगों का मोटिवेशन बढ़ाने का लेकर जिस उत्साह के साथ में माननीय प्रधानमंत्री जी ने विजन रखा था और देश जिस उत्साह के साथ में इसको देख रहा था, मुझे लगता है कि उसके ऊपर इससे ज्यादा जो है वो बड़ा राजनीतिक प्रहार करने की कुचेष्टा नहीं हो सकती। पूरे देश ने इसके का जो है विरोध करना चाहिए, इसके ऊपर इसका खंडन करना चाहिए और मुझे लगता है कि उनके अपने शब्दों को उनको वापस लेना चाहिए। ठीक यही परिस्थिति जो है राजस्थान के सूबे के मुखिया की भी है। उन्होंने भी कल तो स्वागत किया था, लेकिन राजनीतिक मजबूरी देखिए कि आज जब पैकेज अनाउंस हुआ, 20 लाख करोड़ का पैकेज आया, तब स्वागत कर रहे थे। आज जब उस पैकेज की डिटेलिंग हुआ तब कह रहे हैं कि इस पैकेज में जो राज्यों को मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। मुझे लगता है कि सबको आत्मावलोकन करने की आवश्यकता है। जी सर, एक सवाल और है अभी इसी से जुड़ा हुआ मेरा। कोविड-19 के बीच ही ये बात निकल करके आई है कि कांग्रेस का एक आरोप ये भी रहा कि इसको भी पोलराइज करने की बीजेपी ने कोशिश की है, जमातियों के नाम पे इसे हिंदू मुस्लिम में तब्दील करने की कोशिश की। मुझे लगता है ये प्रश्न ही बेमानी है। किसी आपदा के समय में, ऐसे संकट के समय में इस तरह का विचार, इस तरह का सोच जो है वो ऐसा सोच रखने वाले लोगों की मानसिकता के कुत्सित होने का परिचय है। जी, मनरेगा को लेकर के सर डिमांड उठ रही है सभी जनप्रतिनिधियों की ओर से कि गांवों में पलायन करके लोग पहुंच रहे हैं, इसे 200 दिन के कार्य दिवस में बदला जाना चाहिए। सरकार इस पर कुछ विचार कर रही है? मैं आपका प्रश्न योगेंद्र जी समझ नहीं पा रहा हूं, आवाज के कारण से आवाज बहुत डिस्टर्ब है। जी सर, मेरा सवाल यह है, नरेगा को लेकर के कार्य दिवस जो अभी है उसे 200 दिन किया जाए, यह डिमांड चारों तरफ से आ रही है। सरकार इस पे कुछ विचार रखती है?
तो हमने नरेगा की जो है की राशि को बढ़ाया है, उसकी पर डे वेजेस को बढ़ाया है, अभी से उसमें ग्रोथ किया है 11%। ऐसा कुछ राज्यों ने अपनी तरफ से निर्णय किया है, लेकिन क्योंकि मैं उस विषय को प्रत्यक्ष रूप से नहीं देखता हूं, इसलिए मैं आधिकारिक रूप से इस पर अभी कोई भी बयान देने के लिए जो है वो न तो सक्षम हूं और न ठीक ही समझता हूं। केंद्र सरकार वंदे भारत मिशन का जिक्र करती है, जो बाहर से प्रवासियों को लेकर के आ रही है, लेकिन नंगे पैर जो मजदूर चल रहे हैं उन पर चर्चा नहीं कर रही। देखिए, राज्यों ने पहले आग्रह किया था, राजस्थान जैसे सभी राज्यों ने आग्रह किया था कि हम अपनी बसों से लेकर के आएंगे। उत्तर प्रदेश सरकार लाखों लोगों को अपने बसों से लेकर के गई। फिर राज्यों का आग्रह हुआ कि रेल चलाई जानी चाहिए, हमने श्रमिक एक्सप्रेस की ट्रेन चलाने की अनुमति प्रदान की। अब जो है ये राज्यों की, आप नहीं सोचते कि राज्यों की जिम्मेदारी को रेलों का जो चलाने की व्यवस्था की गई है उसमें अपने लोगों को ला करके ठीक से वहां स्टेशन से स्टेशन तक जो है स्टेशन तक और स्टेशन से घर तक पहुंचाने की व्यवस्था वो खुद करें। प्रोएक्टिव मैनर में राज्यों को काम करने की आवश्यकता है। मुझे लगता है कि फेडरल स्ट्रक्चर में हर एक चीज के लिए देश की सरकार को ही जिम्मेदार बनाया जाए, ऐसा मुझे लगता है कि ये न तो उचित है और न संभव ही है। जी बिल्कुल, मुद्दे बहुत सारे हैं, लेकिन हमें कुछ समय का ख्याल रखते हुए हमें यहां रुकना पड़ेगा। और मैं आपको भी बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा। आप 1 साल पूरा कर रहे हैं सेकेंड टेन्योर का, और इसी महीने सरकार का गठन हुआ, उसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयां। उसके अलावा एक और बड़ी, यही मई का महीना 1998 में जो दुनिया के सामने गहरी छाप छोड़ा था, पोखरण में जो हमने परमाणु विस्फोट करके और एक कीर्तिमान साबित किया था, उसके लिए भी आपको मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा। तो गजेंद्र सिंह जी शेखावत हमारे साथ में जुड़े, और उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। और दिन भर की जो हमारी सीरीज रही, कई वक्ताओं को आपने सुना, उन तमाम वक्ताओं का और आप लोगों के स्नेह का जन टीवी परिवार आभारी है। और मीडिया कॉन्क्लेव में बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।